हाँ सर, सर देखा जाए ना क्या होता है ना कि कई बार डेरिवेशन में कि मोमेंटम को पकड़ना होता है हम लोग को। अगर हम अनियमित आकार वाला जो हम लोग किए हैं प्रैक्टिस फ्लक्स में, है ना, वो गॉस में ज़रूरत पड़ गया, नहीं पड़ा ज़रूरत। अगर वो सिस्टम गॉस वाला में क्या था, एक ही चीज़ तो दिखना, जो तुम लोग कॉपी में लिखने में मिस्टेक किए हो। सर आप कॉपी चेक नहीं किया, बेशक हम कॉपी चेक नहीं किया, लेकिन एक चीज़ हम देखा है लिखते हुए ही, वो ये था कि विद्युतीय क्षेत्र की दिशा वही है जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा है। दैट इज वाई थीटा इज इक्वल टू 0, ये शब्द है ना। हाँ, बहुत लोग क्या कर दिए हैं, सीधे विद्युतीय क्षेत्र हो गया और डीएस, जिसको डीए बोल रहे हो, डीए हो गया और थीटा बराबर 0 डिग्री। आपको अपने डिस्कशन में ये बात मेंशन करना है कि वो थीटा 0 क्यों हुआ, क्योंकि सर वो चीज़ आप पहले ही पढ़ा चुके हैं कि प्लस से क्षेत्र रेखा दूर हो रही है, निकल रही है सब उससे। तो जाहिर सी बात है जहां पर आप क्षेत्रफल सदिश बनाए उसी दिशा में विद्युतीय क्षेत्र है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा 0 डिग्री। यही वाला चीज़ था, है ना। वो लेकिन लिखना वो जो है ना, वो भी अपने आप में एक यही है, गिफ्टे होता है, लेकिन उसको हम सीख भी सकते हैं ढंग से। और उसके लिए क्या है, वही प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हम सिक्योर कर सकते हैं ना। हम बता रहे थे कि थोड़ा सा ध्यान अगर आदमी दे तो अच्छा चीज़ हो सकता है ना, थोड़ा सा ध्यान दे तो। अब यही देखो ना, चालक आवेशित गोला, हम दो भाग में तोड़ देंगे ना। पहला है किसी चालक आवेशित गोला, तो हम पहले क्या बनाएंगे, गोला, फिर उसको आवेशित कर देंगे, है ना। चालक तभी बनेगा ना जब उस पर आवेश देंगे। देख बाबू समझना खाली आराम से, गोला, और उसके बाद इस गोला को हम आवेशित करेंगे। कौन से चार्ज से, हम बोले देखो प्लस क्यू आवेश से आवेशित कर दिया, ठीक। जब गोला को आवेशित कीजिएगा तो आवेश एक समान रूप से उसके सतह पर फैल जाता है। ये वाला बात समझ में आता है, कभी बात हुई है ये सब? हाँ हुई है, आवेशन वाले टॉपिक में की है बात। क्रॉस मत समझना, प्लस है ये सब, ठीक है ना। हाँ हो गया आवेशित। अब बोल रहा है कंडीशंस है ना इसके, देखो गोले के कारण किसी बिंदु पर, अब गोले ये है आवेशित गोला, क्योंकि ये सब प्लस है बाबू, ये प्लस आप इसको देखेंगे, इसको थोड़ा क्रॉस हो गया यार, इसको हम ऐसे करते हैं सीधा, नहीं कितना समझोगे हमको पता है, हमको कोई जल्दी नहीं है, तुम लोग जल्दी में हो तो घर जाओ। हो गया, ठीक। तो हम क्या किया, हम एक गोला लिया, उसको आवेशित किया। कौन से आवेश से, प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया। आवेशित कर, समझना है बाबू सिर्फ, है ना। आवेशित करने के बाद जब हम गोला को आवेशित करते हैं तो आवेशित करने के बाद किसी बिंदु पर, तो बिंदु कहाँ कहाँ हो सकते हैं, बाहर में वो बिंदु हो सकता है जिस पर हमको विद्युतीय क्षेत्र का आकलन करना है इस गोला के कारण, गोला पर हो सकता है जिस पर हमको विद्युतीय क्षेत्र का आकलन करना है, या फिर गोला के अंदर हो सकता है जिस पर हमको, ये बात समझ में आ रहा है? नहीं, चौथा भी कोई स्थिति है तो बता दो हमको। या तो बाहर हो सकता है, या तो गोला पर हो सकता है, या फिर गोला के अंदर हो सकता है। तीन कंडीशन होंगे। इस एक प्रश्न के 3 कंडीशंस तैयार होते हैं। कंडीशन नंबर 1, किसी बिंदु, देखो आवेशित गोला, आवेशित गोला कर दिया, अंदर में प्लस क्यू लिख रहे हैं, आवेश है कहां, लेकिन सतह पर, तब ना आवेशित होता है, ध्यान रखिएगा। और अगर अनावेशित होगा तो कहां होगा, यहां जमा होता अंदर में, ऊपर में नहीं आता, सतह पर नहीं आता। लेकिन जब आवेशित कर देते हैं तो आवेश एक समान रूप से गोला के सतह पर फैल जाता है। जैसे ग्लोब था ना, ग्लोब के पूरे पृष्ठ पर 4πr² पर आ जाएगा, पूरे पृष्ठ पर 4πr² पर आ जाएगा आवेश। समझ में आ रहा है बात? और अगर आवेशित नहीं है तो अंदर में रहेगा, यानी 4/3 πr³ जो उसका अंदर का द्रव्यमान बनेगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा जो अंदर द्रव्यमान बनेगा उसमें होगा बैठा हुआ। समझ गए? और जैसे ही आवेशित करेंगे तुरंत सतह पे आके फैल जाएगा। अंतर समझ में आ रहा है ये बात? ठीक। तो कंडीशन नंबर 1 हम बना रहे हैं, किसी बिंदु पर, अब वही बिंदु आपको डिफाइन करना है। तो वो बिंदु सबसे पहला हम ले रहे हैं, जब बिंदु आवेशित गोले के बाहर हो गया यहाँ पे बात। इसको हम आवेशित कर ही दिया, इसको हटा देते हैं यहां पर से, प्लस क्यू आवेश से हम आवेशित कर दिया है, प्लस क्यू आवेश से दे दिया इसको। ठीक है बात? अब क्योंकि हम पहला इसको त्रिज्या दे दें, गोला को कल दिए थे त्रिज्या, सही है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, कैपिटल R दे दिया। अब देखो ध्यान से बाबू, ये
कि यहां से बाहर में हम एक बिंदु लिया, उस बिंदु का नाम हम क्या रख दिया? P। मुश्किल नहीं है। अब हाँ बिल्कुल, हमको क्या करना है, वो जो बिंदु P है ना बाहर में, और हम पढ़ क्या रहे हैं? गाउस के नियम का अनुप्रयोग। तो गाउस का नियम कब काम आता है? बंद पृष्ठ के लिए, गाउसीय पृष्ठ के लिए। तो हमको क्या करना है? एक गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करना है। तो हम करेंगे निर्माण। ये देखिए, देख रहे हो ये जो बन रहा है पृष्ठ, ये हो गया वो गाउसीय पृष्ठ। गोल है, ये भी गोला की शक्ल में है। पॉइंट ये हो गया बाहर। उसी बिंदु पर हमको क्या चेक करना है? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का आकलन, विद्युतीय क्षेत्र का आकलन, दैट इज ई। ई का वैल्यू निकालना, Q अपॉन R स्क्वायर से नहीं, ना ना ना, गाउस के नियम के इस्तेमाल से। तो फाई, देखो समझो बात को, फाई बराबर क्या होता है फॉर्मूला? डी फाई वाला याद है? इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, मतलब डी ए डी एस, उससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और यहां से फाई निकल जाता है ना, और एक और गॉस वाला, फाई बराबर कुल योग अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब सुनो बाबू ध्यान से, ये भी फाई है, ये भी फाई है, दोनों है ना। हम क्या करेंगे, पहले इस सूत्र का प्रयोग करते हुए फाई बराबर ई डॉट डी एस कॉस थीटा का इस्तेमाल करते हुए फाई का वैल्यू निकालेंगे, एक बात। फिर फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से गॉस के नियम से फाई का वैल्यू निकालेंगे, और दोनों फाई को हम क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। क्यों? याद करो, गॉस के नियम का जब सत्यापन किए थे तो ई डी एस कॉस थीटा से आप यहाँ पहुंचे थे कल, पहुंचे थे कल, याद है? अगर आप परसों, तो अगर हम यहाँ पहुंचे थे, इसका मतलब है कि फाई का वैल्यू जब दोनों दे रहा है तो वो दोनों भी क्या होंगे? आपस में बराबर। दोनों का जब तुम तुलना करोगे तो यहाँ से ई का वैल्यू निकल जाएगा। समझ गए क्या करना है? पहला चरण क्या होगा? परिभाषा से, इसको परिभाषा ही है ना, फाई का मान निकालना परिभाषा से। दूसरा वाला क्या होगा? गाउस के नियम से। तो परिभाषा से फाई को कैलकुलेट करेंगे, गाउस के नियम से फाई को कैलकुलेट करेंगे, और दोनों को तुलना कर देंगे, ई का मान निकल जाएगा। समझ में आ रहा है बात? यानी आपको किसी भी हालत में ई बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर नहीं लगाना है। क्लियर है बात यहां तक? अब समझ में आ रहा है? ठीक, बस वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। तो हम क्या किए हैं, R त्रिज्या का एक गोला लिया है, उस गोला को प्लस Q आवेश से आवेशित कर दिया है, ठीक है ना। इस गोले के बाहर एक बिंदु P रखा है, और ये बिंदु जो गोले के बाहर है, तो कितने दूरी पर हम इसको रखे हैं वो भी रखना होगा ना। इसको भी दूरी देंगे, स्मॉल r दूरी दे देंगे, इसको हम स्मॉल r दूरी, कैपिटल स्मॉल r कैपिटल R उससे मायने नहीं रखता, दूरी होना चाहिए। अब उसको कोई भी नोटेशन दे दो, ठीक है। तो इसको एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि बड़े वाले गोले की त्रिज्या स्मॉल r है, जबकि उसको कैपिटल R रहता तो ज़्यादा अच्छा था, नहीं वो ज़्यादा अच्छा रहता है। कहाँ एक और कर ही दिया जाए, हाँ सही है आप बोले सर, इसको हम कर देते हैं कैपिटल R, इससे ठीक रहेगा, वो बड़ा वाला दूरी ज़्यादा हो गया तो कैपिटल। अब ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। हमको इस बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र का आकलन करना है। तो बाबू अगर आपको ध्यान हो इस तरह वाला बनाने के लिए, तो आपको एक अल्पांश क्षेत्रफल लेना होता है ना। तो बिंदु P के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, बिंदु P पर ये देखिए कर दिए, इसको हम क्या बोल, यहाँ P है ना, ये जो बना अल्पांश है ना, अल्पांश क्षेत्रफल। तो जाहिर सी बात है कि इसका अपना एक क्षेत्रफल सदिश भी होगा। तो क्षेत्रफल सदिश जो इसका होगा, ये देखिए ये ना, अच्छा इसका नाम दे दिया जाए ds, तो इसका क्या नाम पड़ेगा बाबू, ds का वेक्टर। खैर ये सब तो तुम लोगों को समझ में मेरे ख्याल से अच्छे से आ रहा होगा कि अल्पांश लेना और क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा अब क्योंकि हम प्लस क्यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लस क्यू से क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकल रही होती हैं, तो बाहर की ओर निकलेंगी, तो ये जब निकलेंगी तो इनका दिशा प्लस वाला का ऐसे ही चलेगा। तो इसका मतलब है जो ई हमको मिलने वाला है इसके लिए वो बिल्कुल क्षेत्रफल सदिश, ये क्या है भाई, ये है क्षेत्रफल सदिश। तो जो विद्युतीय क्षेत्र की जो दिशा होगी ये है वेक्टर ई, और ये है विद्युतीय क्षेत्र। तो जो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा है वो किसके पैरेलल जा रहा है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा में जा रहा है। तो यहां से थीटा क्या बन के निकला है बाबू, 0 डिग्री। समझ में आ रहा है बात।
फिर से बोला जाए एक बार, ध्यान से देखो क्या करना है हमको। एक बार हमको परिभाषा से कैलकुलेट करना है फाई का मान, और एक बार हमको गाउस के नियम से कैलकुलेट करना है। ठीक है बात यहां तक? ठीक है। कहां पर चेक करना है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता? P पर। तो हम क्या मान लिया है कि बिंदु P जो है वो बाहर है, किसके? गोला के, आवेशित गोला के बाहर है। तो बाबू इस कंडीशन को हम एक और नाम ले सकते हैं ना, कि जब कैपिटल R इज ग्रेटर देन, अब कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r का मतलब भी वही है। चेक करो, मतलब साफ है कि यानी जो बाहर वाला पॉइंट है ना वो बड़ा है, यानी बाहर है, वो बिंदु P जो है वो मेरे आवेशित गोला के बाहर है। यहां तक बात सही है? आगे बढ़ रहे हैं, समझो। जिस बिंदु पर हमको विद्युतीय क्षेत्र का आकलन करना है उस बिंदु पर हम अल्पांश क्षेत्रफल लेंगे dA के नाम से, फिर उस बिंदु पर हम क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे, और क्योंकि हम प्लस गोला, आवेशित गोला को देख रहे हैं, तो प्लस से विद्युतीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? बाहर की ओर होती है ना बाबू। इसलिए जब इस प्लस से विद्युतीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर हुई तो वो बिल्कुल उसी दिशा में भाग रही है जहां क्षेत्रफल सदिश था। दैट इज द ओनली रीजन कि यहां पे थीटा क्या बन गया? 0। मात्र वही एक रीजन है, थीटा 0 डिग्री हो गया। थीटा 0 होने से हम परिभाषा से अगर कैलकुलेट करें तब क्या बनेगा? चेक करो, इसको हम रख रहे हैं पहले। क्या बनेगा बाबू क्षेत्रफल परिभाषा से? एक बार तो लिख रहे हैं हम यहां पर, देखिए परिभाषा से यही है ना, इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, यही ना बाबू परिभाषा। तो डी फाई का वैल्यू क्या बना है? फाई बना, और यहां पर ई तो बाहर हो गया बाबू, इंटीग्रेशन डी एस और कॉस थीटा की जगह पर 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री क्यों आया? फिर से बोलें क्या? और 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो हम लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल ई डॉट डी एस का क्या निकलेगा? एस। तो फाई बराबर ई, और एस के बिहाफ में 4 पाई आर स्क्वायर। अब छोटा वाला आर स्क्वायर कि बड़ा वाला आर स्क्वायर? बड़ा वाला कि सोच के बोलो, बड़ा वाला कि छोटा वाला? आर स्क्वायर। बाद में गड़बड़ हुआ तो तुम लोग सोचना, इसलिए तुम ही देख लो भाई कि किसके बारे में बात हो रहा है और कहां पर फाई चेक कर रहे हो। यहां चेक कर रहे हो फाई, इसके लिए ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर क्षेत्रफल किसका आप चेक कर रहे हो? छोटा वाले का या बड़ा वाले का? बड़े वाले का। तो 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर होगा। सही है बात यहां तक? अच्छा, ये हुआ परिभाषा से। अब गाउस के नियम से चेक करते हैं। गाउस के नियम से देख बाबू ध्यान से, फाई बराबर होता है कुल आवेशों का योग अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है क्या? किस पर अप्लाई कर रहे हैं गाउस? कहां पे अप्लाई कर रहे हैं? पी पर ही चेक कर रहे हैं। क्लियर है ना दिमाग से? अच्छा, तो फाई इज इक्वल टू होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू, यानी कि कुल योगफल। सोचना, सिर्फ सोचना आराम से। बिंदु पी पर चेक कर रहे हैं ना फाई, तो यहां पर हमने गौसीय पृष्ठ का निर्माण किया। गौसीय पृष्ठ ये कहता है कि मेरे अंदर समाहित जितना भी आवेश हो उस सब का योग करो। तो इसके अंदर आवेश कौन है? प्लस क्यू, यही आवेश है। तो क्यू लिख देते हैं यहां पर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट चेक करो तो ये बात सही लिखे हैं? यही तो बात है कि जब तक वो जो दिमाग में सही से झाड़ू नहीं लगा रहेगा ना, काम ही नहीं बनता है। कर कहां रहे हैं आप काम? बिंदु पी पर, तभी तो कैपिटल आर का स्क्वायर हुआ। अब जिनको ये बात नहीं समझ में आएगा वो स्मॉल आर के चक्कर में फंसे, वो सॉरी इसमें फंसे रहेंगे। स्मॉल आर कहाँ पे लग रहा है? क्यों नहीं लगा स्मॉल आर? आपको देखना होगा बिंदु पी पे काम कर रहे हो। जब बिंदु पी पर काम कर रहे हो तो क्षेत्रफल तुम किसका निकाल रहे हो? इसका। 4 पाई आर स्क्वायर, ये है बड़ा वाला रेड वाला, तो सही तो 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल में होगा। दूसरा, गाउस कहाँ लग रहा है भाई? बिंदु पी पे ही ना। गाउस के नियम को लगा के पी पे ही तो क्षेत्र रेखा ढूंढ रहे हैं आप फाई को। तो जब इस पे ढूंढ रहे हैं तो ये जो पृष्ठ बना, इस गौसीय पृष्ठ के अंदर जो भी, अगर गौस का नियम याद है तो, गौसीय पृष्ठ के अंदर मौजूद सभी आवेशों का योगफल, उसी को तो आप लिखो, सभी आवेशों का योगफल क्यू। तो इस रेड वाले पृष्ठ के अंदर कौन सा आवेश है? क्यू आवेश, तभी तो ये प्लस हुआ है। उस प्लस क्यू आवेश को आप यहां पे लिख दिए, सही है ना? अब बटे एप्सिलॉन नॉट। अब इसको दोनों को हम तुलना कर सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से। समझ में आ रहा है बात? अब दोनों समीकरण से, ये भी फाई है, ये भी फाई है, एलएचएस दोनों का आपस में बराबर है, तो आरएचएस भी बराबर होगा, यानी ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर,
इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अच्छा, हम इसको ऐसा भी लिख दें, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया क्यू एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पता है। ठीक ठीक, एक लाइन इसको हम इसको हटा देते हैं, एक लाइन यहीं पे ख़त्म करते हैं मामला। फिर ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिखा कुछ? बस ऐसे ही देखते रहो ना, के क्यू अपॉन, दिखा? जहां के बराबर दिस, क्यू बराबर दिस और आर बराबर दिस। हाँ, ये यही तो फॉर्मूला भी निकला और ये हम लोगों को रिजल्ट भी दिया है ई का। किस पॉइंट पर? आवेशित गोले के बाहर जब बिंदु है तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात? अब आप देखेंगे, किताब खोलेंगे, वहां ले रहेगा स्मॉल आर का स्क्वायर। तो सर आप गलत फॉर्मूला है ना? हाँ सर आप गलत फॉर्मूला बता दिए, स्मॉल आर का स्क्वायर। तो फिर आपको देखना होगा कि स्मॉल आर, हाँ फोटो कैसे माना गया है। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, पहले तुम फोटो बनाओ, है ना? पहले तस्वीर, या फिर से बताएं एक बार और। हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना? इसको तो काम कल भी किए थे। फिर ये वाला चीज समझ में आता है ना? ये 2 दिन से लगातार काम कर रहे हैं ये वाला। तो एक ये, और ये तो गॉस वाला है, ये तो 5 बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट सब जानता है ना? अब दोनों को तुलना कर दिए हैं लास्ट में तो रिजल्ट आ गया। पहले फोटो बना लो, फिर हम बात करते हैं। देखो स्थिति नंबर 2, जब कहां पे आएगा बिंदु? आवेशित, हाँ चालक आवेशित गोला पर। तो जब बिंदु चालक आवेशित गोला पर हो, है ना? तो बिंदु P यहां आ गया। देखना बाबू, समझना, यही हो गया बिंदु P, खेला खत्म। अब जाहिर सी बात है कि इस स्थिति में कैपिटल R और स्मॉल r क्या हो गए? बराबर हो गए। तो ये जो वैल्यू आया है खत्म हो गया क्या? और कुछ हो गया? इत्मीनान। हाँ, और भी कुछ करना पड़ेगा। तो यानी पहला जो रिजल्ट आया बाबू, जब मेरा कैपिटल R बड़ा था स्मॉल r से, तब E का वैल्यू क्या आया था? के क्यू अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। जब कैपिटल R और स्मॉल r बराबर हो गए, तब क्या रिजल्ट आया है? E बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। सही हो गया। तीसरा कंडीशन पे आते हैं, गोला के अंदर, अंदर अंदर। ये वाला बात पहले समझ में आया? सेकंड वाला कंडीशन समझ में आ रहा है? तीसरा वाला अंदर लेकर आते हैं। देखो ये गोला है मेरा, अब गोला के अंदर लेकर, इसको मिटा रहे हैं यहाँ से, इसको भी यहाँ से मिटा रहे हैं। ब्लू वाला कहाँ गया भाई स्केच? आ जाओ, सब कुछ पहले तरह करो, शो करो। ये देखो हो गया। आप अंदर आइए सर, यहां पे रख देते हैं बिंदु को। ये हो गया कैपिटल R, है ना? और उसके बाद बनाते हैं हम क्या? गॉसिय पृष्ठ। देखो ध्यान से, सही है क्या? जिस तरह से अभी हम थोड़ा देर पहले आपको लेक्चर दे रहे थे, बिंदु जब P बाहर था तो अंदर आया तो हो गया। होगा बाबू? मुश्किल। फिर से वही करेंगे, फाई बराबर EDS cos थीटा। अब है थोड़ा सा अगर दिमाग, तो पिछला वाला आपको समझ में आ गया है? रख दो वहां पे, पिछला वाला समझ में आ गया है? तो देखो ये वाला कैसे बनता है, बहुत भारी है ये वाला, ध्यान से। सबसे पहला काम क्या करते हैं? साम्राज्य परिभाषा से करते हैं बाबू। तो वहां से मिलाते चलो कि वही काम करे कि नहीं। इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल इंटीग्रेशन EDS cos थीटा होता है, मालूम है? अच्छी बात है। फाई इज इक्वल, ई बाहर होगा बाबू, क्लियर हो गया, और इंटीग्रेशन DS बचेगा। बाकी की चीजें वैसी घिसी पिटी, है ना? क्या बाबू? क्यों 180 डिग्री हो जाएगा? कहाँ है 180 डिग्री होगा? यही है ना मेरा पृष्ठ। अच्छा, क्षेत्रफल सदिश कहाँ है? इधर है, और ये इससे ई भी इधर है। थीटा अभी भी क्या है? ध्यान से देखो ना, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। हमको दिशा से मतलब है ना बाबू, तो दोनों की दिशा तो वैसे ही है। थीटा 0 डिग्री अभी भी है। तो वैल्यू देखो यहाँ क्या बन रहा है? फाई इज इक्वल, ई तो ई रहेगा, एस है 4
पाई, है ना सही, इक्वेशन 1। अब आइए दूसरा वाला कौन, गाउस के नियम से, फाई इज इक्वल, ध्यान से बाबू, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू क्या होता है, गाउसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेशों का योग, यही है टॉपिक, यही है। अब ये है मेरा गाउसीय पृष्ठ, इसके अंदर आवेश बताओ कितना है। अभी मेरा गौसीय पृष्ठ आपको दिख रहा है, पी को जो घेर रहा है, पी के साथ जो घेर रहा है, क्या उसके अंदर कोई आवेश है? नहीं है ना, तो क्यू की जगह पे क्या हो गया, देखो आवेश तो यहां चला है बाबू, पृष्ठ पे ना गया, तो आवेश इसके पास बचा नहीं ना, जीरो हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि गाउस के नियम से फाई बराबर 0 बटे एप्सिलॉन नॉट विच इज 0। ठीक बोल रहे हैं। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर, दोनों का तुलना कर दें। जब दोनों का तुलना करोगे तो क्या बनेगा, देखो E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, इसका वैल्यू क्या है 0, तो E बराबर, कब आया E बराबर 0, जब कंडीशन नंबर 3, जब बिंदु चालक आवेशित गोले के अंदर हो, यानी स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। सही है क्या? खेला समाप्त। कंडीशन नंबर 3, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, देन E इज इक्वल 0। यही था मेरा आज का टॉपिक, बहुत भारी भारी टॉपिक था। पहला वाला समझना था, दूसरा वाला पहले वाले से। अब मान लेते हैं एग्जाम में कैसे लिखेंगे ना, एग्जाम में गए, एग्जाम में सीधे आपको सेकंड वाला कंडीशन बोल दिया कि जब बिंदु चालक आवेशित गोला पर हो, है ना, उसके विद्युतीय क्षेत्र का आकलन कीजिए। क्लियर हो गया बात? तो आपको पहला वाला पूरा काम करना है, ठीक, पहला वाले से रिजल्ट निकाल देना है और लिख देना है जब स्मॉल r इज इक्वल कैपिटल R। करेंगे बाबू, है ना, और जब इक्वल लिखेंगे तो सीधे वो कैपिटल R के जगह पे स्मॉल r लिखे, खत्म हो गया खेला, है ना। जब तीसरा वाला कंडीशन दे दिया एग्जाम में, तो तीसरा वाला कंडीशन तो एकदम साफ है, देखिए वही चीज़ है, सही है ना। अभी आप क्या करेंगे, अभी आप लिखेंगे कंडीशन 2, पहला वाला हो गया ना, अब लिखिएगा स्थिति 2, जैसे हम बता रहे हैं बिल्कुल वैसे काम कीजिए। कंडीशन 2 लिखिए पहले, स्थिति 2 पहला वाला हो ना गया है, उसको डब्बा में डालो, जब कोई रिजल्ट आए उसको बॉक्स बनाइए, पैक कीजिए, सब बोलना पड़ेगा। स्थिति नंबर 2 लिखिए बाबू, स्थिति नंबर 2, जब बिंदु चालक आवेशित गोला पर हो, जब बिंदु, यहां लिख दिया बाबू, चालक आवेशित गोला पर हो, गोला पर हो, लिख लिए? तो यहां लिख लीजिएगा कैपिटल R बराबर स्मॉल r, वो भी लिख लो, कैपिटल R बराबर स्मॉल r। तो ऐसा करें, इसको हम नाम दे दें, यहां पे कैपिटल R का स्क्वायर था ना बाबू, इसका नाम दे दो समीकरण 3, है ना, और लिख दो समीकरण 3 से नीचे आकर के, समीकरण 3 से फोटो बनाया जाए क्या, थोड़ा सा ठीक रहेगा। ये वाला फोटो जिससे पहले बनाए थे, लो देखो यहां पे बना रहे हैं हम, गोला बना दीजिए, प्लस प्लस उसको आवेशित कीजिए बाबू, प्लस क्यू आवेश से, है ना। इसके रेडियस हम लोग तो स्मॉल r माने थे, बिंदु P यहां पर ऐसे ड्रॉ कर दीजिए और कैपिटल R कर दीजिए, ठीक रहेगा, बस बना लीजिए फोटो। तो स्मॉल r इज इक्वल कैपिटल R, स्मॉल r इज इक्वल कैपिटल R, और बाकी का केस सब कुछ वैसे ही शो कर देंगे बाबू। मतलब ये हम चाह रहे हैं इसको बता दें, कहीं एग्जाम में कहीं आप लोग सब कुछ ऐसा मतलब कर दें, यहाँ देखो, समझ रहे हो बात को। तो फिर इसके लिए भी आप ऐसे दिखला दोगे ds बाबू, इसके लिए भी आप दिखला दीजिए फोटो में ये, और थीटा बराबर क्या लिख दीजिए, है ना बाबू, ड्रॉ करो पहले ये वाला, दो हरा वाला जो चीज़ हम लिखे हैं वो सब जोड़ो, उसमें लगाओ। नहीं लग रहा कि एक ही काम रिपीट हो रहा है बार बार, एक ही जैसा चीज़ है ना, बस वही तो खुद को समझाना होता है कि सब इंटर रिलेट किया, एक टॉपिक किया क्लियर कि कोई भी अनियमित सतह जैसा हो जाए तो उसमें जैसे काम कर रहा था वही वर्क प्रोसेस पूरे में चल रहा है, बस हो गया। नंबर कैसे रुकेगा, ds वही है, E वही है, प्लस से तो दूर होता है, तो पता है कि प्लस क्यों है, हो गया। अब यहां पर वाला आप शुरू देखो बाबू, परिभाषा से शुरू करेंगे।
जब यहां पर आएगा आर का यूज, तो आप किसका यूज करेंगे आर की जगह पर? स्मॉल आर करेंगे, है ना। कैपिटल तो इस वाले गोले के लिए था, स्मॉल आर तो है वो गॉसियन पृष्ठ के लिए बात हो रही है, समझ में आ रहा है बात। अब हम उसको स्मॉल आर करेंगे और कहां पर, ये देखिए यहाँ भी स्मॉल आर लगा देंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ भी स्मॉल आर, तो रिजल्ट भी मेरा स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। अब आप इसको पूरा बना लीजिए। स्थिति 3 लिख लिए थे ऊपर में, ठीक लिखे बाबू तुम लोग, हाँ लिख लिए। बस थोड़ा सा नजरे करम इधर कर लीजिए। अब देखिए क्या बात है, विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? कैपिटल ई प्लस से दूर होता है। गोला को हम कर दिए हैं आवेशित प्लस आवेश से, और आवेश एक समान रूप से गोला के पृष्ठ पर आ चुका है, तो आवेश भटकेगा यहीं से ना आगे भागेगा, तो अंदर आकर बैठ जाएगा। तो ई है क्या? तो आप मेरे फोटो को अगर गौर से देखिएगा तो आप देखेंगे कि हम यहाँ से ई दिखलाए हैं, ये वाला, ये ई दिखलाए हैं। अगर दिखलाना होता तो हम यहाँ से भी तो ई दिखला सकते थे ना, लेकिन किए ये काम नहीं ना। डीएस देखो मेरा कहाँ से चला, यहाँ से यहाँ डीएस है इस पर, ठीक, लेकिन ई मेरा यहाँ से चलेगा, तो क्षेत्र ई इस पर ना कैलकुलेट करना है। यहाँ ई मिलेगा हमको? नहीं मिलेगा। यही तो बात है कि ई मेरा 0 होगा, वो तो हम लिख दिया वहाँ पर, लेकिन कैसे होगा वो कैलकुलेशन है मेरा, कि देखो भाई ऐसे हो रहा है काम। समझ में आ रहा है? काम वही 2 तरीका, परिभाषा से और गॉस से। सबसे पहले लिखेंगे बाबू यहाँ, इधर उधर वाला नहीं, परिभाषा से, यहां से लेके यहां तक नोट कीजिए। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो तीनों कंडीशन है। अगर प्रश्न सिर्फ ये रहा कि चालक आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर, चालक आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का आकलन करें, तो वो बिंदु P कहीं भी हो सकता है, तो तीनों कंडीशन देंगे 1 2 और 3। फिर बोलेगा अगर वो बिंदु चालक आवेशित गोले के बाहर किसी बिंदु पर, तो पहला वाला, आवेशित गोले पर वाला। जनरली ये सब जो है ना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में लिया जाता है, जब r बराबर r हो, r ग्रेटर देन हो, स्मॉल, ऐसे वाला, ठीक है। हाँ जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं ये काम कीजिएगा। और ई बराबर, तीनों ही फोटो में इस बात का ख्याल रखिएगा, किसको आप स्मॉल आर बनाए हैं वही हमेशा स्मॉल आर वही रहेगा, जिसको आप कैपिटल आर बनाए हैं हमेशा कैपिटल आर वही रहेगा। ये सब बात ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा समरी हो गया बाबू, ये इसको डब्बा में डाल दिए रिजल्ट को, ठीक। पहला वाला जो कंडीशन था बाबू, पहला वाला कंडीशन वहाँ पर था कि जो कैपिटल आर का वैल्यू है वो बड़ा है स्मॉल आर से, जिसका रिजल्ट के लिए ई का जो मान निकल कर आया था वो आया था KQ अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, सही है ना। दूसरा वाला जो कंडीशन था वहाँ पर, हाँ है ना, उसके लिए कंडीशन निकल कर आया था E बराबर KQ अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। और तीसरा वाला जो कंडीशन था जहाँ पर स्मॉल आर बड़ा हो गया कैपिटल आर से, वहाँ पर E बराबर 0, यानी कि आवेशित गोला, चालक आवेशित गोला के अंदर बिंदु P था, ठीक है ना बाबू। इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। किसके किसके बीच का संबंध है चेक करो तो, ये संबंध है E और R के बीच का, चाहे कैपिटल आर स्मॉल आर तो बराबर ही चल रहा है, यही ना संबंध हमको दर्शाना है एक्चुअल में। तो E और R के बीच का हमको, E मतलब विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, R का मतलब क्या है, दूरी, बिंदु P की दूरी, त्रिज्या मतलब दूरी ही है ना। अच्छा, तो ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला जो अक्ष है, ये R को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो अक्ष होगा ये रिप्रेजेंट कर रहा है E को। अच्छा, R हम कैपिटल R ले रहे हैं, ठीक है। कैपिटल R का मतलब समझ रहे हो, फोटो में क्या है कैपिटल आर, बिंदु P वाला दूरी है ना, वो दूरी को लिए हैं हम। ध्यान रखिएगा स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों में अंतर है, ठीक है ना। यहाँ पर हम अगर कैपिटल आर ले रहे हैं तो कैपिटल आर का मतलब है बिंदु P कहाँ पर है, वो वाला है, ठीक है ना। अच्छा देख बाबू ध्यान से, यहाँ पर हम एक पॉइंट लिया बीच में, देखो बाबू ये बीच में हम एक पॉइंट लिया, ये वो पॉइंट है जहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर आपस में क्या हो गए, बराबर, ठीक है। और जहां पर देखो इसका मतलब समझ जाना आप, कैपिटल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर जहां पे बराबर है वहां पर, और मान लो ये वाला जो रिजल्ट है वो है KQ अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर, तो क्या वो रिजल्ट ये मिलेगा यहां पर, देखो तो ये वाला जो पॉइंट है ये हुआ KQ अपॉन आर स्क्वायर या KQ अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। भाई दोनों के बीच में कहीं पर, यही बीच स्थिति ना, एक तो बाहर एक अंदर, देखो पृष्ठ पर, तो बीच में वही ना हुआ, तो वो बीच वाला स्थिति हो गया।
अब देखो यहां पर अगर छोटा हो, यानी कि यहां पर देखो स्मॉल आर बड़ा हो किससे, कैपिटल आर से, तो ई का मान क्या है, 0 है। तो क्या हम ऐसे शो कर दें यहां पर कि इस लाइन पर अगर ई दौड़ रहा हो, यही 0 होता है बाबू, ऊपर उठेगा तब ना ई का मान बढ़ेगा। हम बोल रहे हैं बस इसी पे दौड़ता रहेगा ये पर, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर ई बराबर 0 है। कंडीशन देखो, उधर जाएंगे तब ना आर का मान बढ़ेगा, हम तो इधर रह गए, आर और स्मॉल आर दोनों बराबर है, तो इधर आएंगे तो छोटा, उधर बढ़ेंगे तो बड़ा। तो जब इधर रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि मेरा कैपिटल आर छोटा है, तो कैपिटल आर जब छोटा होता है तो ई का मान क्या होता है, 0। इसका मतलब इस पूरे क्षेत्र में ई बराबर 0 मिलेगा। रटना नहीं होता ग्राफ को, रटना नहीं होता, इसको समझो समझो। और जैसे ही आप इससे आगे बढ़ोगे, मतलब आप आर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, आर बड़ा हो रहा है, आर कैपिटल आर बड़ा हो रहा है। कैपिटल आर कब बड़ा होगा, जब आप बाहर निकलना शुरू कर दिए। तो जैसे जैसे आप बाहर निकलेंगे कंडीशंस कौन से वाले होने लगेंगे, ये वाला, समझ गए। तो इसका मतलब जब आप जाएंगे तो अब देखो ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल कैसा होता है हम बता चुके हैं शुरू में, स्लोप है ना, तो अब ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या, खत्म, बन गया ग्राफ। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, ये वाला पॉइंट 0 होगा, ये हो गया, किसको बता रहा है बाबू, कैपिटल आर। सर स्मॉल आर क्यों नहीं लिए, कैपिटल आर क्यों लिए, तो बाबू विद्युतीय क्षेत्र का बात कर रहे हो, तो विद्युतीय क्षेत्र के लिए बिंदु P पर तो वो कैपिटल आर दूरी पर ना बिंदु P है, इसलिए तो बीच में जो कोई पॉइंट होगा वही पॉइंट होगा जहां पर कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर होंगे। दोनों एक ही पॉइंट पर हो गया, यही हो गया, यहीं पर से ये कैपिटल आर भी हो गया, यही स्मॉल आर भी हो गया, वही तो अभी हम बात किए थे। इस स्थिति में जो वैल्यू ये ई है ना बाबू, तो ई का जो वैल्यू निकल कर आया वो है KQ/R²। इसका ग्राफ तो स्लोप ही बनेगा, नहीं तो व्युत्क्रमानुपाती शो करेगा। नहीं, आप देखिए वहां पर ई और आर के बीच का संबंध नहीं बता रहा, वो क्या बता रहा है कि आर बराबर आर पर KQ/r² और KQ/R², दोनों बराबर होंगे। हम ये जाहिर कर दिया यहां पर पॉइंट को, समझ में आ रहा है बात। अब इस पॉइंट के लिए आपको सबसे पहले ये ढूंढना है, उसके बाद आप इससे पीछे चलेंगे तो कम होगा इसका मान, और जब आगे चलेंगे तो आर का मान बढ़ेगा। तो जब पीछे रहेंगे यानी आर का मान छोटा होगा, तो मतलब कौन बड़ा होगा, स्मॉल आर बड़ा हो जाएगा। स्मॉल आर बड़ा होने का मतलब क्या है कि ये जो गोला है ये बड़ा हो जाए, यानी कि कैपिटल आर अंदर आ गया, बिंदु P अंदर आ गया, तो उसके लिए ई का मान क्या हो जाएगा वहां पर, 0 है ना। और जब आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो इसमें कैपिटल ई का वैल्यू मिलेगा। अब वो वैल्यू क्या है, KQ/R², कैपिटल R²। तो ये जो स्लोप बनेगा ये किसका हो जाएगा, ई बराबर KQ/R²। ये किसका वैल्यू बनेगा, ई बराबर KQ/R²। ये स्मॉल आर का स्क्वायर और यहाँ पे ई बराबर 0। यही था ना मेरा पहला कंडीशन, यही था ना मेरा दूसरा कंडीशन, और ये था मेरा तीसरा कंडीशन। डेरिवेशन, अरे क्या बात करते हो, ग्राफ बहुत ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपना एक अलग मुकाम रखता है फिजिक्स में। ठीक, आप इसको लिखेंगे और इसको ड्रॉ करेंगे और दिमाग में ड्रॉ करेंगे, खाली कॉपी में नहीं भर लेंगे कि बस हो गया आज का काम पूरा। समझ गया ना बाबू, चलो सेवा समाप्त।